क्यू लिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। तुम्हें एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ती है, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो तुम्हें इजी होंगे। ठीक है, चलो फिलिंग द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन रहेगा। वहां पे मैं डायरेक्ट तुम्हें आंसर यहाँ पे बताई हूँ। देखो, आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कितना हमें एटीपीज मिलती है, कितनी मिलती है बच्चा? 38 एटीपीज। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या मिलेगा हमें? ठीक है, पूरा जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है उसके एंड में हमें क्या मिलता है, क्या एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं? 2 पायरुविक एसिड, 2 एटीपीज, 2 इसके नाड एंड फाड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑप्टेन। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है हमें? नाड मिलता है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन कौन सी फेज में होता है? थर्ड फेज ऑफ प्रोफेज। अगर तुम प्रोफेज भी लिख के आओगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्रोमोसोम अरेंज्ड इन पैरेलल टू इक्विलेटरल प्लेन कौन सी फेज में होता है? मेटाफेज में होता है। अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके वजह से होता है? लिपिड से। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। ये 1 मार्क के लिए सवाल आया है बहुत सारी एग्जाम्स में, 2024 और 23 में भी आया ये सवाल। उसके बाद मसल सेल्स के पास, मसल सेल्स कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। तो ये हो गए हमारे 1 मार्कर। अब हम देखते हैं आगे। राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखनी है। पहली है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन बच्चा? फूड इज नीडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ग्रोथ, और किसके लिए चाहिए? रिपेयर के लिए चाहिए। Varieties of substance are taken of as a food in a single cellular organism like amoeba. ठीक है, to the complex multicellular organism। अमीबा भी खाएगा और हमारे जैसे multicellular organism वो भी, जैसे human body। ठीक है, the method of taking food by the organism, इसी प्रोसेस का हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, और intake of food इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर आते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या है न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस है which is used by the organism to survive, और क्या? ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। कौन से न्यूट्रिएंट है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट है। और ये हम किससे लेते हैं? फूड से लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो। ठीक है, जो तुम पिज्जा बर्गर खाते हो वो नहीं। ठीक है, अच्छा खाना। उसके बाद प्रोटीन्स। Proteins are the largest complex molecules formed by the bonding of अमीनो एसिड। मतलब मल्टीपल अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। जैसे हेयर, नेल्स, मसल्स, उनके पास क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? द प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच सेल गेट क्या? एनर्जी बनाती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ब्रेक डाउन भी करके याद रख सकते हो। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रहा तो भी होगा या तो नहीं रहा तो भी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन रहे। अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, किसको कन्वर्ट कर रहे? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इट इज क्या है? मल्टी स्टेप है। और कितना एटीपी मिलती है? 38 एटीपीज मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में और पायरुवेट में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस द फर्स्ट स्टेप इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड पॉइंट है इट टेक प्लेस इन, कहाँ पे होता है बच्चा? साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। सेल के अंदर का मैट्रिक्स वाला जो प्लेस है या एरिया है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस प्रोसेस one molecule of glucose is converted into the 2 molecule of pyruvic acid और pyruvate। ठीक है, ये सारी हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा डन। सारी डेफिनेशंस हमने देख ली। अब ये डेफिनेशंस रट्टा नहीं मारनी, हमें समझ के लेनी है क्या होती है। ठीक है,
और ये डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है वैसे के वैसे ही तुम्हें एग्जाम में लिखनी पड़ती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुम्हें समझ के लो, तुम तुम्हारे वर्ड्स में लिख सकते हो, बट की पॉइंट्स ऐड करना भूलना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज अ डिफरेंशिएशन। अब बहुत सारे बच्चे डिफरेंशिएशन को पैराग्राफ में लिखते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। डिफरेंशिएशन कभी भी ऐसे 2 कॉलम बना के ही लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम परशा और अर्ची इन दोनों में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे हम, दोनों के डिफरेंस, दोनों को आगे रख के उस पे डिफरेंस लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे क्या, नहीं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। ग्लाइकोलिसिस क्या है बच्चा, फर्स्ट स्टेप है किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशन की। और अगर हम इधर ही बात करेंगे तो उसके पहले हम ग्लाइकोलिसिस देख लेते हैं, देन टीसीए साइकिल देखेंगे। Glycolysis is a cellular respiration in which molecules of glucose oxidize into 2 molecules of each, ठीक है। जैसे पायरुविक एसिड बन रहा है, एटीपी बन रहा है, एनएडीएच बन रहा है, उसके बाद वाटर बन रहा है, ये सारी चीजें बन रही है ग्लाइकोलिसिस में। इनडायरेक्टली यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया डेफिनेशन, ठीक है, वही लिखा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी टीसीए साइकिल के बारे में, साइक्लिक चेन है, रिएक्शन एसिटिल कोए जो होगा वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके क्या क्या मिलेगा, CO2, H2O, नाड एंड फाड। इतनी चीजें हमें किस में मिलेंगी, टीसीए साइकिल में। अगर मैं बात करती हूँ कॉमन, ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये कॉमन है किसके लिए, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी, और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है। बट जो टीसीए साइकिल है ये सिर्फ होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। दिस इज सेकेंड पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये होती है साइटोप्लाज्म में और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, तो उसी में हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम यहाँ पे, तुम लास्ट में और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन ग्लाइकोलिसिस में 2 ही एटीपीज बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपीज लेस एनर्जी बोल सकते हो। फोर्थ पॉइंट अगर लिखना है तो लेस एनर्जी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट भी तुम लिख सकते हो अपने अपने मन से। उसके बाद और आते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। अब दोनों भी मुझे पता है कि ये दोनों क्या है मैम, सेल डिवीजन है, ये दोनों क्या है, सेल डिवीजन है, ठीक है। अब पहले माइटोसिस देखते हैं। माइटोसिस इज द मेथड ऑफ सेल डिवीजन। इसमें कितनी सेल बनती है, 2 डॉटर सेल बनती है, मतलब ये एक सेल है, इससे कितनी सेल बन रही है, 2 सेल बन रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिर मियोसिस की, अगर बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो अ सेल डिवीजन, बट यहाँ पे कितनी डॉटर सेल बन रही है, 4 डॉटर सेल। कितनी बन रही है बच्चा, 4 डॉटर सेल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कौन सी सेल में हो रही है हमारे बॉडी में, ये हो रही है सोमैटिक सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होती, बट ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है जर्म सेल्स में और रिप्रोडक्टिव सेल्स में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रिजल्टिंग डॉटर सेल आर द सेम एज द पेरेंट सेल, बट अगर हम यहाँ पे बात करते थे, हाफ ऑफ द रिजल्टिंग डॉटर सेल हैव half of the chromosome as a compared to the parent cell। अब माइटोसिस किसके लिए, फंक्शन क्या है माइटोसिस होने का, तो ये काम आती है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो ये आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसकी आती है बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन काम कर रहा है, मियोसिस वाली सेल्स। और माइटोसिस किस में आ रही है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग के लिए माइटोसिस काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन तीनों में से डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें एरोबिक एंड अनएरोबिक ऑल्सो, एंड माइटोसिस एंड मियोसिस वाला, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तुम्हारी जो प्री बोर्ड्स आएगी उसमें ये सवाल दिखेंगे तुम्हें। अगर बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, अब भैया पहली चीज तो याद रख लेना, एरोबिक रेस्पिरेशन ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, प्रेजेंस एंड अब्सेंस। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा है, बट ये किसके पास हो रहा है, सिर्फ साइटोप्लाज्म के पास हो रहा है। इसके एंड प्रोडक्ट क्या है बच्चा, CO2 है, H2O है, उसके बाद 38 एटीपीज, मतलब 38 एटीपीज बनती है, और यहाँ पे बनती है 2 एटीपीज, हाँ 36 बराबर,
ठीक है, यहाँ पे इतनी एटीपीज बनती है और यहाँ पे 2 एटीपीज बनती है, और इसके साथ CO2 अल्कोहल और लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होता है। इसके अलावा और पॉइंट तुम लिख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, मैंने अभी बताया, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट तुम लिख सकते हो। तो ऐसे हो गया हमारा एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें देना है, गिव रीजंस। यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, क्यों चाहिए भैया एनर्जी, लिव के लिए, परफॉर्म हमारे सारे फंक्शंस के लिए, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। अगर समझो तुमने अगर खाना नहीं खाया, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया तुमने, तो तुम्हारे बॉडी में एनर्जी रहेगी क्या, बिल्कुल नहीं रहेगी, तुम उठ भी नहीं सकोगे, ठीक है। तो खाने से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी हमें चाहिए रहेगी, ठीक है। दिस एनर्जी गेट फ्रॉम द फूड, जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज टू फूड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट। लेट्स से अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। एनर्जी रिलीज्ड इन द सेल व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। ऑकर्स इन मींस कार्बोहाइड्रेट क्या दे रहा है, which we eat converted into simple substance with the help of oxygen. For complete oxidation of glucose, हमें क्या चाहिए रहेगा, in the breakdown of simple substance oxygen is necessary. जब हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन चाहिए ब्रेकडाउन के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे हमारा हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फाइबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, क्योंकि हमने न्यूट्रिएंट पढ़े हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट में मैंने बताया प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन है। वैसे ही क्या है बच्चा, विटामिन के साथ फाइबर्स भी है, ठीक है। फाइबर्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट हमारे लिए चाहिए क्या, नहीं। जैसे बिसाइड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, फाइबर्स आर सारे क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये हमारी बॉडी को चाहिए ही रहेंगे, ठीक है। But fiber cannot be digested, but help in the digestion of other substance and egestion of undigested substance also. अब देखो हमारी बॉडी में हम एक्सक्रीशन पढ़े हैं छोटे क्लासेस में, टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना, ठीक है। इजेशन में क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसके लिए हेल्प होगी। तो फाइबर्स हमें उसके लिए चाहिए, और भी जो और भी चीज है उसके किसके लिए चाहिए, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बट हेल्प इन अदर डाइजेशन, तो इसलिए हमें फाइबर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बाय द सेल डिवीजन, पहले मैंने बोला था सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन से क्या हो रहा है, सेल डिवीजन से न्यू सेल बनती है। न्यू सेल कैन बी यूज फ्रॉम द यूज टू फॉर्म अ न्यू सेल, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। फॉर एग्जाम्पल, वन अमीबा फॉर्म्स अनदर अमीबा बाय द सेल डिवीजन। मतलब क्या, अगर मैं बात करती हूँ ये कोई एक अमीबा है और यही क्या बनाएगा, सेल डिवीजन से 2 अमीबा बना रहा है, तो उसलिए हमें चाहिए। अब अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, सेल डिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर सेल डिवीजन नहीं होगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए जैसे अगर लग गया है मुझे, अगर मेरा हाथ में कहीं कट गया है तो वो रिपेयर होता है, वैसे का वैसे रहता है क्या, कटा वाला नहीं ना। तो किसके वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन के वजह से हो रहा है, तो इसीलिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं, some plants, higher plants and animals to perform anaerobic respiration, yes, ठीक है। देखो, some plants and animals undergo anaerobic respiration when there deficiency of oxygen। समझो कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमतरता है, उस टाइम या तो प्लांट मर जाएगा या तो फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। तो कोई मरना तो पसंद नहीं करेगा, तो क्या करता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है बच्चा, जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तब, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन व्हेन द सॉइल सबमर्ज अंडर द वाटर, ठीक है, अगर पूरा पानी भरा हुआ है उस टाइम पे। और दूसरा एग्जांपल है, ये 2 एग्जांपल से तुम्हें समझेगा, जैसे मसल सेल है। अब हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हमारे बॉडी में
प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो उस टाइम पे भी तो हमारी बॉडी जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए हमारे अनएरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी इफ अगर ड्यू टू दिस, ठीक है। तो ये रीजन हो गया हमारा। नेक्स्ट, वाई क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, क्यों बोला जाता है? बिकॉज क्रेब्स साइकिल तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्या था? सर हेंस क्रेब्स, इसीलिए उसको। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज, जैसा हमारे घर पे एक नाम रहता है और दूसरा निक नेम भी रहता है, वैसा ही इसका भी है, ठीक है। साइकिल बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द साइकिल सिट्रिक एसिड, पहला क्या बना है? सिट्रिक एसिड, इसीलिए उसको दिस फाउंड बाय व्हेन एसिटिल कोए जो था वो कंबाइन होता है 4 कार्बन ऑक्सिलो एसिटेट उसके वजह से, ठीक है। तो इसीलिए उसको TCA साइकिल भी बोला जाता है और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल, ठीक है। पहली चीज तो मैं इजी में ग्लाइकोलिसिस बता देती हूँ तुम्हें। ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ये बनता है पायरुविक एसिड में और पायरुवेट में, ये होता है 3 कार्बन, ठीक है। ये क्या होता है? 3 कार्बन। यही प्रोसेस है हमारी और यही प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। मतलब किसका ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है मैम? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है बच्चा? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। अब इसी को बहुत डिटेल में बताया गया। पहली चीज तो क्या है? ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, स्टार्टिंग वहीं से करनी है तुम्हें। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? लोकेशन क्या है भैया इसकी? लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब मैं यहाँ पे इसको पूरे कीवर्ड्स में लिख के दी हूँ, क्यों? क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे मन से लिखना है, बट ये पॉइंट्स ऐड करना है, ये सीक्वेंस ऐड करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद लोकेशन बता दिया हमने, फिर हमने बताया कॉमन टू द, ये जो प्रोसेस है भैया ये कॉमन है किससे? एरोबिक को भी और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी। अब प्रोसेस में क्या होता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 6 कार्बन है, वो स्टेप वाइज क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या? ब्रेकडाउन होना। उसके बाद 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, नाट बनेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ग्लूकोज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज डिसफॉस्फेट देन स्प्लिट्स इनटू 3 कार्बन। ये तो मैं इतना डिटेल में नहीं है तुम्हारे क्लास में, अगर तुम नहीं भी लिखते हो, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये भी लिख लेते हो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को इट इज ब्रेक डाउन इन साइटोप्लाज्म, कितना पायरुवेट बन रहा है, इतनी चीजें भी एक्सप्लेन कर दोगे तुम्हारे क्लास तुम्हारे एग्जाम में तो भी इनफ है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एक्सप्लेन द माइटोसिस, स्टेजेस बताइए माइटोसिस की। पहली चीज तो ये कि माइटोसिस कहाँ पे हो रही है? सोमैटिक सेल्स में, ठीक है, वो लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद पहली स्टेप, यस, माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, मतलब 2 स्टेप्स, ठीक है, 2 फेजेस भी बोलते हैं और 2 टाइप्स। पहला होता है क्रायोकाइनोसिस, सेकंड होता है साइटोकाइनोसिस। क्रायोकाइनोसिस मतलब क्या? अगर मैं बोलूं ये एक सेल है, सेल के अंदर सेल वॉल बनी है, उसके बाद सेल के अंदर और एक चीज होती है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ में क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल का स्ट्रक्चर। अब मैं बोलूं कि भैया इसको तोड़ के दिखाओ, बच्चों अगर मैं इसको बोलूं तोड़ के दिखाओ तो सबसे पहले क्या टूटेगी? सेल वॉल टूटेगी या अंदर की चीज? पहले होती क्रायोकाइनोसिस, मतलब न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन। तो फर्स्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा बच्चा? न्यूक्लियर डिवीजन। तो सबसे पहले टूटेगा न्यूक्लियर, ठीक है। 4 फेजेस में होता है। पहला है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज, फिर है टीलोफेज। मैट करके याद रख सकते हो, ठीक है, ओके। पहला जो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज पी, मेरा नाम है प्रणीता, और आगे मैट करके याद रख लो तो तुम्हें इजीली याद रहेगा। क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होंगे सेंट्रियोल, मैंने डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं कौन सी फेज में क्या होता है। अब इसी चीज को तुम पूरा स्टेटमेंट में लिख सकते हो। इन द प्रोफेज क्रोमोसोम फर्स्टली क्रोमोसोम कंडेंस, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेशन करके लिखना है, ठीक है। पहले क्या होगा? क्रोमोसोम क्या होंगे? कंडेंस होंगे। कंडेंस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिर क्या होंगे? पूरे पास पास में होंगे। देखो ये कंडेंस होके है, ये कंडेंस है कि नहीं? बट अगर मैं बोलूं इसके छोटे छोटे टुकड़े, अगर मैं बोलूं ये ऐसा क्रोमैटिन है, ठीक है, इसको ही मैं बोलूं कि कंडेंस होना है, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है ना सबको? आई होप दिख रहा होगा, कंडेंस हो गया।
तो ये हो गया कंडेंसेशन, ठीक है। देन सेंट्रियोल जो होगा वो मूव्स दो पोल टू द पोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी, मतलब कौन सी, ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन टूटना चालू हो गई भैया, डिसअपियर होना चालू हो गई, ठीक है। फिर आते हैं मेटाफेज, अब दूसरे स्टेज में गया, ठीक है। क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे इक्विलेटरल प्लेन में, मतलब बीच में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर। फिर जो एनाफेज है, स्प्लिट्स होगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिन पुल टू द अपोजिट पोल्स। और जो टीलोफेज है, यहाँ पे रीच हो जाते हैं दो फोल्स में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाती है दोनों की, और दो डॉटर सेल बन जाती है। अब यही सारी चीजें, और बाद में आता है साइटोकाइनोसिस, जहाँ पे एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग होता है। टू सेल जो होती है एनिमल सेल की, ऐसे फोरो बन जाता है बीच में, और अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ऐसी प्लेट बन जाती है बीच में। तो दोनों चीजें मैं तुम्हें दिखाऊंगी, देखो। दिस इज द प्रोफेज, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिन्स। फिर स्पिंडल फाइबर्स बीच में इक्विलेटरल फेज में आ गए। एनाफेज में तुम देखो दो पोल्स के तरफ चले गए। टीलोफेज में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, अलग अलग हो गए, और रिफॉर्म होगी सेल, जो मेम्ब्रेन है वो रिफॉर्म होगी। बट अगर मैं साइटोकाइनोसिस में देखूं, अगर एनिमल्स में देखूं, तो यहाँ पे देखो ऐसे फोरो बन रहा है बीच में, तो ये हो गया एनिमल सेल का, और नीचे है ऐसी प्लेट बन रही है, ये होगी प्लांट सेल में। तो ऐसे हमारे एनिमल और प्लांट सेल में क्या होता है बच्चा, साइटोकाइनोसिस, मतलब क्या, साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन। पहला है क्रायोकाइनोसिस, सेकंड है साइटोकाइनोसिस। डन। तो ये हो गई हमारी सेल डिवीजन के बारे में। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल जो होती है, पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो ग्लूकोज था हमारा, पहले ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लूकोज के बाद हमारा ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस बना, पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही हमारी साइटोप्लाज्म में, ये कहाँ पे हो रही, साइटोप्लाज्म में। फिर हमारा जो ये चीज आगे बढ़ती है, फिर हमारी सारी रिएक्शंस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर्ड है कि नहीं, ऐसा डबल लेयर है, ठीक है, ओके, ऐसा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब डबल लेयर तो मैंने बना ली। अब यहाँ से आगे जाती है, फिर यहाँ पे आया एसिटिल को है, यहाँ पे तुम्हारी होती है टीसीए साइकिल, ठीक है। तो बाकी सारी प्रोसेस जो होगी वो यहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। डन। चलो देखो, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, जो तुम्हें बोलना है, तुम्हारी जो फेवरेट चीज लग रही है, वहां पे तीनों नामों में से कोई भी एक नाम बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। मैंने अभी ही एक्सप्लेन किया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कौन सा है, देखो ये है ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यहाँ पे गया। फिर आते हैं आगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर पहली चीज है एसिटिल को ए, यहाँ पे देखो ये एसिटिल को ए में हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, एसिटिल को ए में हो गया। फिर ये टीसीए साइकिल में जाएगा, एसिटिल को ए जो है वो टीसीए साइकिल में जाएगा, प्रोसेस टीसीए साइकिल में जाके क्या बनेगा, देखो एसिटिल को ए हो गया, फिर ये बनाएगा सिट्रिक एसिड। पहली स्टेप यही होती है, सिट्रिक एसिड बनाता है, इसीलिए उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला गया है। फिर दो कार्बन रिमूव हो जाते हैं, फिर रीजनरेट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट साइकिल, और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, 3 NADH, एक FAD, और दो, एक ATP एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। तो लास्ट में हमारी ये रिएक्शन रहती है, हमें लास्ट प्रोडक्ट ये मिलता है। तो यही चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करनी होती है तुम्हारी एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट, लास्ट है अभी, हाउ एनर्जी इज फाउंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन्स। बताओ क्या होगा, क्या बनेगा, देखो फैट अमीनो एसिड्स बना रहे, गलत दिया है यहाँ पे, ठीक है। फैट क्या करेंगे, लिपिड, लिपिड से बनता है, ठीक है। उसके बाद करेक्ट करना है तुम्हें, साइकिल ही गलत दी है, तो यहाँ पे जो रहेगी एंड प्रोडक्ट, जो एंड साइकिल है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब फैट्स, लिपिड्स, उसके बाद प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, उसके बाद पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस आएगा, फिर हमारा आएगा ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या आता है बच्चा, एसिटिल कोए, फिर क्रेब्स साइकिल, बाद में जो हमारा है लास्ट में हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, 38 ATPs मिलते हैं। तो एंड प्रोडक्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है।
तो ये रहा हमारा ये पूरे साइकिल का लास्ट हमारा क्वेश्चन था, ये साइकिल कंप्लीट करनी थी। यहाँ पे गलत दी है, प्रोटीन्स का याद रखना अमीनो एसिड्स होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए लिपिड्स। पहले हमारी क्या हो रहा है, पहले तो हमारा ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है, ग्लाइकोलिसिस, याद रखना, ठीक है। फिर हमारा क्या बन रहा है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के पहले क्या आ जाता है, ये कहाँ पे जा रहा है, ग्लाइकोलिसिस होके एसिटिल कोए, ठीक है। उसके बाद ये जाता है क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल के बाद लास्ट तुम्हारे प्रोडक्ट ये रहेंगे CO2 H2O प्लस ATPs। तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे क्यूट लिटिल पोटैटोज। अगर इसका वन शॉट नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।